कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है और कॉफी पर आज चर्चा उसी मुद्दे पर होगी जिसकी चर्चा इस वक्त मुझे लगता है देश भर में हो रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के चुनाव कौन जीत रहा है बाजी, आखिर 6 पार्टियों की किस्मत दांव पर है। तो एग्जिट पोल जो है इस बार बहुत डर डर कर खेल रहे हैं। कई बड़े बड़े एग्जिट पोल करने वाली कंपनीज ने कहा भाई हम तो एग्जिट पोल से इस बार थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, कोई अपना डेटा देरी से रिलीज कर रहा है। इस सब के बीच में यहाँ पर कॉफी पर चर्चा में यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो क्या राय रखते हैं, उनको क्या लगता है अब ये जो लास्ट मिनट कॉल्स हैं क्या वो अपने कुछ डेटाज बदलना चाहते हैं, इसी पर होगी चर्चा। और सबसे बड़ा प्लेयर कौन बनकर उभरेगा, किसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहेगा, कमजोर कड़ी कौन होने वाला है, असली शिवसेना किसके पास जाने वाली है, बारामती में कौन जीतने वाला है, इस तमाम सवालों के जवाब आज इस कॉफी पर हम लेंगे। हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं, डायरेक्टर मेटराजी के, प्रदीप जी हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, और शांतनु गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो अब भाई 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। प्रदीप जी आप ही से शुरुआत करती हूँ। कुछ डेटा रिवीजन करने का मन है, कुछ और फर्दर डिटेल्स आ रही हो, कुछ रिपोर्ट आ रही हो, क्या लग रहा है नहीं आपको? देखिए, ये जो स्थिति अभी नजर आ रही है ये लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया है और बीजेपी आरएसएस में जो कोऑर्डिनेशन बढ़ा है उसके बाद से ही नजर आ रही है। और कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि फ़र्क जो है लोकसभा चुनाव और इस चुनाव में यह है कि बीजेपी का कैंपेन, बीजेपी मतलब एनडीए का महायुति का कैंपेन बहुत फोकस्ड है, बिखरा हुआ नहीं है। महाविकास आघाड़ी का कैंपेन बिखरा हुआ है, सब पार्टियां अलग अलग दिशा में बोल रही हैं। अभी रिजल्ट आया नहीं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेके झगड़ा शुरू हो गया, और उससे पहले भी टिकट बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री पद को तो लेकर तो चल ही रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। तो बीजेपी ने जो अपना सेंट्रल थीम बनाया कैंपेन का, उस पर आखिर तक डटी रही। फायदा होगा नुकसान होगा वो तो 23 को पता चलेगा, लेकिन उससे डिगी नहीं। तो पार्टियां फीडबैक भी लेती हैं जी कि कौन सा मुद्दा चल रहा है, नहीं चल रहा है। कुछ लोग जिद में उसी को चलाते रहते हैं और कुछ लोग अपने फीडबैक के आधार पर चलाते हैं। तो पार्टी को ये फीडबैक मिलेगा। फीडबैक का सिस्टम जो है, कम से कम बीजेपी आरएसएस के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो बहुत अच्छा होता है। और इस जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन फीडबैक मिलता है। तो इसलिए जो है उसका असर दिखाई दे रहा है जिस तरह से कैंपेन चला। मैं केवल कैंपेन के आधार पर बात कर रहा हूं। तो जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था, जो विधानसभा का है, लोकसभा से अगर आप तुलना करेंगे तो गलत नतीजे। तो टैली आपको कहां लगता है, कहां जाकर ठहरेगी? और बीजेपी का खुद का असेसमेंट, जो सूत्रों से बात की, जो कुछ नेताओं से बातचीत करके हमारे रिपोर्टर्स ने बताया, बीजेपी का खुद का असेसमेंट है कि बहुत ही खराब रहा तो 70-75 और अच्छा 105। नहीं, मुझे लगता है कि जो बीजेपी का 2014 में जो टैली की 122 की और 2019 में 105 की, इन दोनों के बीच कहीं रहेगी। अच्छा। ज्यादा नजदीक 2019 के करीब रहने की उम्मीद है। हाँ, 2014 का इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी अकेले लड़ी थी और लगभग 260 सीटों पर लड़ी थी, तो इसलिए ज्यादा सीटें लड़ी, ज्यादा में इस बार उतनी सीटें लड़ी नहीं है, लगभग उतनी सीटों पर लड़ी है जितना 2019 में लड़ी थी। मनोज जी, किसी तरह का डेटा चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि 95 से 105 तक बीजेपी, दो चीजें इस चुनाव में हुआ आपको दे आई है। इस बार नेता जो चुना गया वो उद्धव की तरह नहीं चुना गया, बीजेपी की तरफ से शिंदे की तरह चुना गया। और शिंदे ने वहां पे जिस तरीके से अपने पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को समेटकर काम किया है, ये काफी सराहनीय है। कोई भी नया नेता आता है तो उसके जो अपोजिशन वाले पार्टी होते हैं, उनके साथ वाला जो पार्टी रहते हैं, वो काफी रिएक्ट करते हैं कि मेरे पार्टी से लीडर नहीं है। ये सारे विवाद होने के बाद, जैसे देवेंद्र फडणवीस का अलग से चल रहा था कि विवाद इनके पास, और बहुत शांतिपूर्वक वो शासन करते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारा बिखराव देखने को नहीं मिला और शिंदे ने अपने पार्टी को समेट के रखा। पहली बात थी। दूसरी बात है 4 महीने में इतना क्या बदल गया कि भाई सब कुछ पॉजिटिव 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 दिखने लगा? देखिए, 4 महीने के पहले ऐसा कुछ था नहीं। एक सिंपैथी जो बात कही जा रही थी कि जो उद्धव को मिल रहा था, ये पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद वो दिखा नहीं कहीं भी। उसके बाद इन्होंने एक योजना लेकर आया, मुख्यमंत्री मांझी योजना जो लेकर आया लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, लाड़की बहना योजना जो लेकर आया मुख्यमंत्री, लाड़की योजना। तो उससे क्या हुआ कि काफी लोग प्रभावित हुए और जिनको पैसा जा रहा था, यदि आप पूरे
महाराष्ट्र में जब गई थी कंपनी में पूछती होंगी तो हर महिला कहती थी मुझे तो पैसा मिला, पैसा तो मिला है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा मिला, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हुआ है और बहुत प्रिसाइज हुआ है। और दूसरी बात देखिए, लोगों ये बार बार ये कहा जाता है, चूंकि आप झारखंड पे भी आएंगे, लेकिन इसके पहले मैं इस चीज को अभी से क्लियर कर रहा हूं कि जैसे मध्य प्रदेश में था, आंध्रा एकदम डिफरेंट था। आंध्रा में भी काफी पैसे बांटे गए लेकिन सरकार रिपीट नहीं हुई थी। मध्य प्रदेश में क्या था कि शिवराज सिंह चौहान का जो इमेज था वो महिलाओं को लेकर बड़ा पॉजिटिव रहा था और उन्होंने योजना लेकर आया तो एक बहुत बड़ा बूम दिखा। बिल्कुल, वो तो गेम चेंजर था, गेम चेंजर हो गया, क्योंकि वो हमारे तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सबको उन्होंने, क्योंकि उनको चाहने वाले जो थे, जो सबसे ज्यादा जो मामा के रूप में वो थे, तो उसका उनको फायदा मिला और उन्हीं को उन्होंने बेनिफिट पहुंचाया। शिंदे ने उसी के तर्ज पे ले आया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब मैं झारखंड में जाऊंगा तो उसमें आप चर्चा करेंगे, इन्होंने क्या किया कि इसमें पार्टी के लोगों के जो कार्यकर्ता होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, ये होते हैं, इनको कहा कि आप जाओ उनसे संपर्क करो महिलाओं से और फॉर्म भरवा के लाओ और उसको हमारे यहाँ जुड़वाओ और ये देखो कि उनका नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, उनको एसएमएस मिल रहा है कि नहीं मिला, पैसा नहीं मिल रहा है कि नहीं मिला। तो क्या होता है कि जब अपने कार्य से किसी को जोड़ते हैं तो उनको फील होता है कि भाई ये पार्टी है या सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर रही है, तो वो वोट में कन्वर्ट होता है, जो आंध्रा में नहीं दिखा था तो उनको नुकसान हो गया था। बिल्कुल, उन्होंने ऐप बनाया हुआ था जिसमें आपको फॉर्म्स फिल करने थे और वो ऐप, क्योंकि जब मैं शिंदे जी से जब हमारा साक्षात्कार हुआ तो उस दौरान उनकी टीम ने बताया कि वो ऐप बनाया हुआ था और जो भी वहां पर चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, जिनके भी ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उनको कहा गया था कि जिन महिलाओं को नहीं आता है ये सब, आप ऐप से फॉर्म फिल करवाइए ताकि हम तुरंत से तुरंत जल्दी से, एक दिन में 15-15 लाख फॉर्म्स जो हैं वो फिल हुए हैं जी। और तो सबको एसएमएस आता था और फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं से पूछा जाता था कि भाई जिसका आपने भरवाया है ये देखिए कि उनको मिला कि नहीं एसएमएस, और वो करेक्ट करके फिर इनको बताते थे। इसी में एक छोटी सी बात ये कि देखिए, कोई योजना घोषित कर देने से या लागू कर देने से भी फायदा नहीं मिलता उसका उतना, जितना इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, कितना एफिशिएंट है और कितना ट्रांसपेरेंट है और कितनी ईमानदारी से हुआ है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो उसका फायदा मिलेगा। नहीं तो आप देखिए, राजस्थान में तो अशोक गहलोत ने 10,000 रुपए महीने की घोषणा की थी, कोई असर नहीं हुआ। तो केवल योजना घोषित कर देने से, इसी तरह से बघेल ने जो है छत्तीसगढ़ में किया था, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट किया गया, आपने 7,500 रुपए एक तरह से प्रैक्टिकली दे दिए थे। शांतनु जी, लेकिन महिलाओं तो चलिए आपने खुश कर दिया, उनको पैसा भी दे दिया, एग्जीक्यूट भी कर दिया, लेकिन किसान, आपने सोयाबीन को लेकर जो ऐलान किया वो बाद में किया, वो खुद मान रहे हैं कि देरी हो गई। प्याज के किसान अलग से नाराज हैं, कपास के अपने इशू हैं, केला भी आके खड़ा हो गया है। तो ऐसे में आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो करा वो सब किसानों का जो नेगेटिव वोट है उसको नलिफाई कर देगा? देखिए, पहले तो महाराष्ट्र के चुनाव पे जो भी विश्लेषक टिप्पणी करता है वो मेरे ख्याल से एक बेनिफिट और डाउट के साथ करता है कि पहली बार आप किसी ऐसे प्रदेश पर टिप्पणी कर रहे हैं जहाँ 6 पार्टियां, आपको खुद भी नहीं पता है कि ओरिजिनल एनसीपी कौन है, मतलब 6 पार्टियां, मतलब 6 नेता। इतने सारे हैं कि आपकी स्क्रीन पे आपने एनसीपी के तो दोनों नेता को ही न रखा है ना। अगर वो देखेंगे शरद पवार जी और अजीत जी कहेंगे अरे हम तो है ही नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में, तो उस पर कमेंट करना मुश्किल है। लोकसभा में एक थोड़ी सी छवि निकली कि भाई शिवसेना का जो स्ट्राइक रेट है, वो मैं दोनों शिवसेनाओं को कह रहा हूं, तो वो शिंदे जी की तरफ अच्छा स्ट्राइक रेट गया, बिल्कुल, और जो एनसीपी का स्ट्राइक रेट है वो शरद पवार जी की तरफ अच्छा गया, है ना। तो इस समीकरण, ये समीकरण, लेकिन ये समीकरण अगर आप देखें तो बड़ी अलग भी है। जैसे धुले की लोकसभा में बार बार बात करते हैं कि भाई इसमें 6 विधानसभा है, 5 एनडीए जीती, लेकिन 6 में इतना बड़ा जीती, मुस्लिम वोट है। तो लेकिन जब विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में छोटी सीट हो जाएंगे तो फिर वापस इस पाले में आएंगी। तो एक तो पहली बात ये भी। दूसरा, भाजपा एनडीए नॉर्मली कोर्स करेक्शन करने में बहुत तेज है, उनको कोई गुरेज नहीं कि वापस हम कोई चीज को रिड्रॉ करें। जो जाति वाला एंगल है उन्होंने उनको बटोगे कटोगे से उन्होंने तरह से काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया। स्कीमें कुछ देर से आई, जो आपने कहा किसानों से रिलेटेड देर से आई, लेकिन वो आई, उनको पता है कि भाई जैसे कहा कि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमें बहुत डिक्लेयर करते हैं, हम देखते हैं हिमाचल में क्या हाल हो रहा है। मतलब हिमाचल में भी कल आया हाईकोर्ट ने कि भाई आपका जो हिमाचल भवन है उसको नीलाम ना करना पड़े, आपका 150 करोड़ का बिजली का बिल नहीं बकाया। कर्नाटका में क्या हो रहा है देख रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं कि कौन एग्जीक्यूशन करता है। और अगर भाजपा के अलावा कोई कुछ 1-2 पार्टियां हैं जिनके पास एक कैडर है, तो शिवसेना का पुराना कैडर है और वो कैडर चलाते शिंदे जी थे, तो उनको समझ, और जिसको कैडर से चलाने की समझ होती है उसको स्कीम लगाने की समझ होती है कि कैसे मैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाऊं। तो मेरे ख्याल से लोगों को समझ में आ गया कि गवर्नेंस कैसे है। सारे पुराने जितनी भी स्कीमें थी, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे, आप मुंबई में जाइए आपको इधर सड़क उधर सड़क बनती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि दे विल बी कंफर्टेबली होम। तो आपका फाइनल नंबर अगर आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी, जैसे सर ने बताया कि 105
और 120 बीजेपी का महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। हाँ, स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, तो मेरे ख्याल से इस समय वो 148-50 सीटें लड़ रहे हैं, तो 110 के आसपास लड़ तो कायदे से देखा जाए तो 173 भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी पार्टी से और जो उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं केवल, उसमें मेरे ख्याल से 110 बीजेपी की अपनी सीट आनी चाहिए और सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 110 बीजेपी के लिए आपका नंबर क्या है? हाँ, मैंने बताया ना कि 90 से 105 तक दिया, वो 100 के टच करेंगे, मैक्सिमम 105 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 105 तक जा सकते हैं। तो अगर आप सबका भी मीन निकाल लें तो 105 तो आपको लगता है 100 से तो ऊपर आ रहे हैं, तो ये देख के कम से कम बीजेपी वाले खुश होंगे, क्योंकि अगर ये आंकड़ा 100 को वाकई में पार करेगा तो फिर शिंदे जी सीएम रहेंगे कि नहीं, उस पर भी ठीक ठाक सवाल हो जाएगा। अब अगला नंबर आता है कि भाई पवार जी की विरासत जो है वो आज किसकी है? असली एनसीपी किसका घड़ी का निशान है? वो तो ठीक है, चुनाव आयोग ने दे दिया, लेकिन अजीत पवार पिछली बार सबसे कमजोर कड़ी रहे थे। इस बार भी 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर चाचा भतीजा आमने सामने हैं। क्या लगता है उनका फाइनल टैली क्या कुछ रह सकता है? नहीं, अजीत पवार पिछली बार लोकसभा में कमजोर कड़ी थे, मेरा मानना है कि अब भी कमजोर कड़ी, अब भी रहेंगे। उनके पास वोट ट्रांसफर कराने की ताकत नहीं है। पहली बात तो वोट कितना है, लोकसभा चुनाव के नतीजे से तो पता चलता है वोट ज्यादा शरद पवार ट्रांसफर कैसे कराएंगे? कटोगे तो बटोगे, उन्हें पसंद नहीं आता है, खुल के बोलते हैं। आप जो मतलब आपके अलायंस का जो मेन थीम है, हाँ, उसी से आप सहमत नहीं है, तो आपके लिए बीजेपी का या शिवसेना का कैडर कैसे काम करेगा और क्यों काम करेगा? और बीजेपी और शिवसेना, यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे, ये शिवसेना का और बीजेपी का बहुत पुराना अलायंस है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जमीन पर काम करते रहे लंबे समय तक, तो उनको जो है समायोजन में कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई नयापन नहीं है कि बाहर से आदमी आ गया और इससे कैसे एडजस्ट करें, ये हमको समझता है कि नहीं, हम इसको समझते हैं कि नहीं, जो अजीत पवार के को लेकर है। उधर अगर आप देखें महाविकास आघाड़ी में तो सब नए हैं। शरद पवार कांग्रेस जरूर साथ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे वो उस विचारधारा से है जिसका शरद पवार और कांग्रेस हमेशा से विरोध करते रहे। अजीत पवार जो प्रॉब्लम यहाँ फेस कर रहे हैं, उद्धव वो वहां फेस उससे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है। उद्धव ठाकरे अपने स्टैंड से 180 डिग्री घूम गए, जनाब उद्धव हो गए, जनाब उद्धव हो गए। अरे बाला साहब को उन्होंने जनाब बाला साहब ठाकरे बना दिया, तो और तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो विचारधारा ऐसा नहीं होता कि अब रातों रात विचारधारा बदल दें और लोग उसी रूप में आपको एक्सेप्ट कर लें। अगर बदलते भी हैं तो उसमें बड़ा लंबा समय लगता है, लोगों को बताना पड़ता है कि क्यों किया, क्या वजह थी, क्यों ये फायदेमंद है, क्यों पहले जो था वो फायदेमंद नहीं था या कम फायदेमंद था। तो ये सब के लिए बड़ा लंबा समय चाहिए होता है कैडर को अपने गैल्वनाइज करने के लिए, कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए। वहाँ आप महाराष्ट्र में हम जो भी रिपोर्ट देख रहे हैं, जो बातचीत करते हैं, अगर शिवसैनिक है तो उसके मन में अब भी कंफ्यूजन है कि वो बाला साहब का नाम आता है तो उद्धव ठाकरे को देखता है। आखिर के दिनों में उन्होंने हाथ में रुद्राक्ष का पूरा एक ब्रेसलेट पहन लिया था बड़ा, लास्ट के दिनों में चेंज देखा, कुछ अखबारों ने खबर भी किया। इस सब का असर पड़ता नहीं है। आप कर क्या रहे, 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, तब आपने क्या किया, लोग इससे आंकेंगे ना आपको। अब जब नहीं है तो आप चांद तारे लाएंगे, इसका प्रॉमिस कर सकते हैं, लेकिन 2.5 साल में जब आप करने की स्थिति में थे तब आपने क्या किया, और 2.5 साल में शिंदे ने। लेकिन पर अब तो वो चांद तारे वालों के साथ ही जाके बैठेंगे, और वो भी उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। नहीं, वो हाथों हाथ तो ले रहे हैं, लेकिन जैसा मतलब इतना प्यार अचानक से हृदय परिवर्तन उद्धव का हुआ तो उधर भी हो गया। संजय राउत जी ने जो बाला साहब ठाकरे पे ठाकरे पिक्चर बनाई है, तो उसने कहा कि उनकी फिलॉसफी कैसे चेंज हो रही है। पहले वो लोकल मराठी फोकस थे और वो क्या दिखाते एंटी लुंगी मूवमेंट चलाया कि साउथ इंडियंस को, उन्होंने अपने आप को कोर्स करेक्शन करा और फिर वो हिंदू हिंदू सम्राट बने। लेकिन इसमें उनका लंबा जीवन बिता। अब आप रातों रात एक दिन में आपके उर्दू में पोस्टर लगते हैं, आपको समझ में नहीं आता ये पोस्टर किसका लगा है। और उसमें आपने बाला साहब ठाकरे का, आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जो तोड़ी शायद वो गलत डिसीजन था। मतलब आप ऐसे क्यों वोट देंगे आपको? फिर मैं कांग्रेस एनसीपी को वोट दूंगा, तो इसलिए उनको इसलिए में वोट मिल रहा है क्योंकि वो उस दल का पार्ट है। अगर वो अकेले लड़ लें तो अब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। चलिए बात तो अजीत जी से शुरू हुई थी, उद्धव पर आ गई, तो जरा टॉप 6 की बात है। टॉप 1, नंबर 1 पे कौन रहेगा, ये तो स्थिति आप लोगों ने स्पष्ट कर दी है। नंबर 6 पे कौन रहने वाला है? पहले मैं अजीत पवार जी के लिए कर देता हूं। जैसे प्रदीप जी ने बताया कि वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, सचमुच कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। एनसीपी चाहे शरद पवार की रही हो चाहे अजीत पवार की रही हो, वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट में उनका परफॉर्मेंस नहीं बेहतर होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था, उनके लिए पार्लियामेंट में करने के लिए कुछ नहीं था। और उनके जो कैडर है, जो इनको कहा जा रहा है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं,
वो सारे माफिया वो हैं जो एजुकेशन और शुगर माफिया हैं, उनके बड़े बड़े पैसे वाले हैं, और वो आते थे एनसीपी से चुनाव लड़ते थे और जीतकर वो आते थे असेंबली में अपने उस बिजनेस को सेव करने के लिए या अपने पार्टनर बिजनेस को सेव करने के लिए। तो यहां जब असेंबली का जब चुनाव हो रहा है तो वो लोग पैसे और धन बल के बदौलत वो चीजों को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो अजीत पवार के जो भी प्रत्याशी हैं उनके पार्टी से, वो जीतने की हर समय कोशिश करेंगे। इसीलिए वो दूरी बनाए उन्होंने कि हम जो बटोगे तो कटोगे वाले से दूरी बनाओ, चूंकि वो बिजनेस से भी रिलेटेड है। उनको लगा कि मैं यहां यदि चुनाव हार गया तो मुझे बिजनेस में भी नुकसान होगा, तो अपनी दूरी वो सिर्फ वोटर को ध्यान में रख के नहीं की है, वो अपने बिजनेस को भी ध्यान करके लिए। तो अजीत, मैंने दिलचस्प चीज देखी है, उत्तर भारत में क्या होता है, नेता जितना गरीब दुखियारा और मतलब ऐसा दिखे उतना अच्छा होता है। महाराष्ट्र में नेता निकलता है अपना बड़ी बड़ी गाड़ियों से प्रचार करने के लिए, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लोग भी एक्सेप्ट करते हैं उसे। सबसे अजीत पवार और शरद पवार में अभी तक मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कितना अजीत पवार शरद पवार को जिताने में कोशिश कर रहे हैं और कितना शरद पवार अजीत पवार को जिताने में कोशिश कर रहे हैं, अभी तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे सीट हैं, ये भी चल रहा है। देखिए हुआ क्या है कि जहां ये आमने सामने हुए हैं, ये कब ऐसे बात करके किए कि जहां इनके कैंडिडेट मजबूत दिख रहे थे अजीत पवार के, वहां शरद पवार ने अपने उम्मीदवार बहुत हल्के दिए हैं ताकि ये वोट का ट्रांसफर हो। ये समझ घर की बात घर में ही रहे, बाद में घर की बात रही। तो ये मुझे आगे का देखते देखते हुए मैं कहना नहीं चाह रही थी, मैंने घर कह दिया बिजनेस की जगह। तो ये बड़ा दिलचस्प बात है। और अभी मैं आपसे मुझसे पूछेंगी तो शरद पवार और अजीत पवार दोनों की समझने की कोशिश शायद 23 तारीख के घोषणा के बाद शायद मैं समझ पाऊं। अजीत पवार ने मेरे साथ इंटरव्यू में साफ कह दिया था कि शरद पवार जी के दिमाग में क्या चल रहा है ना, कोई नहीं समझ सकता, ना उनकी पत्नी ना उनकी बेटी, और जो मैं पूरे सब कुछ मैंने उनसे सीखा ना मैं वो कहते कोई नहीं बता सकता, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो मैं 23 तारीख के बाद ये कोशिश करूंगा कि जो मैंने देखा है और समझा है तो उसको क्या सच है कि नहीं। चलिए, तो छठे नंबर पे किसको रख रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि सबसे छठे नंबर से नीचे से आप शुरुआत करेंगे तो अजीत पवार ही आ सकते हैं। प्रदीप जी? बिल्कुल इसमें उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल। सर्वाइवल कहाँ, ये तो मतलब छठे नंबर पे रख के तो मतलब खत्म ही कर रहे हैं। और छठे नंबर पे एक होता है आप जो है रेस्पेक्टेबल नंबर लेकर आए, हारे तो इज्जत से हारे। हाँ, इज्जत से हारे। वो सीटें भी कम लड़ रहे हैं, हाँ। तो इसलिए भी कम मिलने की उम्मीद ही है, मतलब वो तय ही है कि कम मिलेगा। गठबंधन में मतलब जो 3 पार्टियां हैं उनमें सबसे कम सीट वो लड़ रहे हैं, तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बाकी 2 से ज्यादा या आसपास पहुंच सकते हैं। स्ट्राइक रेट उनका क्या होगा, असली बात ये होगी। तो आपको क्या 4 सीट लड़े लोकसभा की, एक जीते, 25% का स्ट्राइक रेट था, क्या उसको इम्प्रूव कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता नहीं है। जिस तरह ये जो उनके बारे में एक आभा मंडल बना हुआ था कि संगठन तो यही चलाते थे, शरद पवार तो ऊपर की राजनीति करते थे और ताकत शरद पवार के पीछे की जमीन पर यही थे, वो सब अपनी पत्नी को आप चुनाव नहीं जिता पाए, बारामती से अपने घर में। तो कुछ तो खबरें ये भी हैं कि बारामती से उनका भी जीतना ऐसा नहीं है कि श्योर शॉट विन है। सबसे ज्यादा उनकी जितनी सीटें हैं सब पे आप 50-50 लेकर चल सकती हैं, अपनी खुद की भी। हाँ, जैसे वो वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा कि दिल्ली में दीदी ताई और यहाँ पर दादा, एकदम नहीं। और अजीत पवार का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ और वो 20 और 25 ऊपर सीटें जाएंगे तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी हो सकता है अलायंस जो है आघाड़ी का वो 200 के करीब पहुंच जाएगी सीट लेकर। अच्छा, अगर अजीत पवार का, हाँ, जिसके चांसेस आपको क्योंकि देखिए ये सीटें सिर्फ ये मत सोचिए कि अजीत पवार के ऊपर प्रभावित करें, यदि उसके वोटर उसके साथ आ रहे हैं तो कुछ जगहों पे उसके वोटर इनके साथ भी जुड़ेंगे, तो वो क्या होता है कि आप हमारी आश्चर्यचकित नतीजे भी आ सकती है। आप अजीत पवार का कुछ परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट बेहतर होगा कि नहीं? लगता नहीं, जिस तरह से, और उन्होंने वो भाजपा का जो मेन कैंपेन था उसके साथ भी वो लाइन नहीं करे, जो वो कहते हैं कि मैं बटोगे कटोगे से नहीं रहता, उस पर कमेंट ही क्यों करना है उनको? ठीक है, चलो उससे नहीं है तो मन में सोच ले उस बात को। तो कुछ ऐसा दिखता नहीं, कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता कि उनकी परफॉर्मेंस पहले अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भाई क्या हो गया ठीक हो जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी। चलिए अब नंबर 5 पे आते हैं ना, हम उल्टा काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। नंबर 5 पे, नंबर 5 के लिए कौन लड़ रहा है? मुझे लगता है नंबर 5 की लड़ाई उद्धव ठाकरे और शरद पवार की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर वही स्ट्राइक रेट की बात आएगी, किसका होता है। उद्धव ठाकरे के साथ समस्या ये है कि उनका ज्यादा वोट जो है एकनाथ शिंदे ले गए, वो डिपेंडेंट हैं शरद पवार और कांग्रेस पार्टी पर। तो शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस
कितना अपना वोट उनको ट्रांसफर कराती है, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे को भी मालूम है। जो मुख्यमंत्री की बात करते हुए उन्होंने एक राज खोला, जो वैसे पता था सबको कि जब गठबंधन था बीजेपी के साथ, ये 95 से शुरू हुआ था। 95 ये फॉर्मूला तय हुआ था दोनों पार्टियों में कि जिसके अधिक एमएलए होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। तो एक दूसरे के एमएलए कम करो, इसमें शिवसेना ने काफी काम किया। 2019 में तो शरद पवार से मिलके किया उद्धव ठाकरे ने कि बीजेपी सीटें उसकी कम हो जाए, हार जाए ज्यादा। तो अब इस चुनाव में अगर कांग्रेस को जो नाना पटोले बोल रहे हैं अपना मुख्यमंत्री बनाना है, तो उद्धव ठाकरे का कद घटाना पड़ेगा, मतलब एमएलए की संख्या कम करनी होगी। तो इसलिए जो है कहां कौन किसके साथ है वहां उस गठबंधन में ये कहना मुश्किल है। यहाँ बीजेपी और एकनाथ शिंदे बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हैं, तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं, ना कैडर के मन में है न नेताओं के मन में है। तो यानी नंबर 5 के लिए शरद पवार और उद्धव जी के बीच में टफ फाइट है, आपकी नजर में भी यही है या कोई क्लियर कट? मुझे लग रहा है कि उद्धव सिर्फ शरद जी को अभी नहीं लाया, सिर्फ उद्धव। अच्छा, मतलब शरद जी उद्धव से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे? हाँ, कहा तो मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने मन में मैंने करेक्ट किया अपने मन में। हाँ, तो उद्धव रहेंगे, नंबर 5 पे। शांतनु जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है, दोनों में लड़ाई है। अच्छा। और क्योंकि सीटें भी अमूमन बराबर टाइप की लड़ रहे हैं वो, और देखिए उद्धव जी को वोट उन्हीं का वाला मिल रहा है ना, ये है कॉन्टेस्ट। तो उसी के वोट बैंक, अपना तो वोट बैंक उन्होंने खो दिया ना। अपना वोट बैंक से दूसरे होगा जिसको जो न्यूज देखता नहीं होगा। ऐसे कोई वोटर होंगे जो अनभिज्ञ होंगे, उन्हीं को होगा। ऐसे कुछ लोग हैं, मैं कुछ महाराष्ट्र में बोल रहा था, उसने कहा, मैंने बाई से पूछा, उसको लगता है कि उद्धव ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे वाली लाइन पे चल रहे हैं। और कुछ सिंपैथाइजर्स हैं जिनको जानकारी नहीं है, जिन्होंने सुना नहीं है, सरनेम का फर्क पड़ता है। ये कम से कम लोगों के अंदर वो जो एक है ना कि वो मातृश्री का और ठाकरे परिवार का और वो बड़ा हो रहा है कि उसको घटते 5-10 साल लग जाएंगे, तो वो मिल जाए, बाकी तो वो इन्हीं का वोट। आपको बताएं कि उद्धव के बारे में मैं कहूं कि उनकी सीटें कम होंगी, उसके पीछे का कारण है कि पार्लियामेंट के समय कांग्रेस के जो वोटर थे और जो कहिए कि अल्पसंख्यक वोटर थे, वो उद्धव को देकर जिताकर लेकर आ गए। अब यहाँ जब असेंबली में हो रहा है तो ऐसे कम असेंबली उनके पास बचा है जहां पे मुस्लिम वोटों को पाकर, जो अल्पसंख्यक वोटों को पाकर वो जीत सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो हिंदुत्व पे खेलते, क्योंकि उनकी जहां भी सीटें रही हैं वो हिंदुत्व पे खेलकर ही हमेशा जीतते आए हैं। और आज के डेट में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है कि जितनी भी सीटें लड़ रहे हैं उसमें से आधे ऐसी सीटें हैं जहां पे दूसरे अपोजिशन के वोट भी उनको मिल जाएंगे, तभी वो जीतते हुए नजर नहीं आएंगे। और वहां पे जहां शिंदे हैं, अब ऐसी स्थिति जहां बनेगा जो जिसको कहिए कि शिवसैनिक हैं, 31 लगभग 46 सीटें हैं जहां दोनों शिवसेना के फैक्शन है, तो वो सादे 53 है जहां शिवसेना, शिंदे शिवसेना और उद्धव शिवसेना 53। तो क्या होगा ना, वो सीधे शिंदे को पकड़ लेंगे। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पावर और पैसा दोनों चलता है, और ये सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? वो शिवसैनिक यूज करते हैं। हाँ, उनको दो तरह की पॉलिटिक्स बहुत पसंद में आती है कि एक तो मुझे पैसा भी मिल जाए और दूसरे में खड़ा होकर चिल्ला भी सकूं। तो ये दबंगई की जो बात होती है, ये उनके उद्धव के साथ रहते हुए शिवसैनिकों को मिलते हुए नहीं दिख रहा। तो ये निराश है उनसे, और ये निराशा कहीं शिफ्ट हुआ शिंदे की तरफ, तो उनका शिंदे ने अपने रीजन में, ठाणे में जहां उनका अच्छा होल्ड था, कोंकण रीजन में उन्होंने काम भी बहुत करवाया है। और जो एक ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है कि उन्होंने जो अपने जो वहां पर काडर को मजबूत करने के लिए उन्हें हर संभव सहायता दी है, हर संभव। एक बता रहा हूँ, चौपाटी पे हमारी पूरी टीम बैठी हुई थी रात के समय पे, आप देखती होंगी काफी भीड़ लगा, लोग बैठे हैं, कुछ न कुछ खाते रहते हैं, करते हैं। तो वहां पे कुछ बेचने वाला आया, तो हम लोग बात कर रहे थे तो रुक गया। तो हम लोगों को लगा कि क्या बात है भाई, वहां चूंकि एक डर बना रहता है कि हम जो बात कर रहे हैं तो कहीं दूसरे अपोजिशन वाले सुनेंगे तो कहीं न्यूसेंस न कर दें हम लोगों के साथ। तो अलर्ट होने के बाद हम लोगों ने, भाई भैया क्या बात है, नहीं आप लोग क्या कोई सर्वे वाले हैं क्या? तो हम लोगों ने कहा हम लोग की टीम है। तो क्या आ रहा है, तो हम लोगों ने बताने लगा। तो उसने शिंदे की तारीफ की। हमने कहा क्या करोगे, नेता से सुबह से मैं मिलने की कोशिश कर, तुम्हारा तो नेता मिला नहीं मुख्यमंत्री। कहा आप मेरे साथ चलिए, मैं मिलवा के लाता हूं। अच्छा। यदि वो एक बेचने वाला सामान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं मुख्यमंत्री से मिलवा सकता हूं, तो सोच लीजिए उसका विश्वास कितने शिंदे के प्रति। देखिए इसमें तो एक चेंजेस हैं कि मतलब वहां पर उन्होंने जिस तरह से सीमा हाउस के दरवाजे खोल रखे हैं, और जिस तरह से वहां पर कोई भी रात बेरात आके एक आम आदमी मिल सकता है, तो वो एक्सेस का एक जो सेंस ऑफ पावर है ना कि हाँ
मैं भी जा सकता हूं सीएम हाउस, वो तो चेंज हुआ है मतलब शिवसेना को के अंदर उन्होंने ये हम तीसरा राज्य देख रहे हैं, तीसरा मुख्यमंत्री देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की जीत में सबसे बड़ा फैक्टर यही था, मैक्सिमम जितने लोगों से मिल सके मिलते थे। और नायब सिंह सैनी राइट 12 बजे 1 बजे रात तक जो है लोगों से मिलते थे। कोई भी आए, उनका समर्थक है विरोधी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलने आया है तो समय देंगे। जब तक आखिरी आदमी मिलकर नहीं चला जाएगा तब तक वो सोने नहीं जाते थे। और यही एकनाथ शिंदे में है। और ये कहीं ना कहीं फिर ट्रांसफॉर्म बहुत फर्क पड़ता है। आप उसका काम कीजिए ना कीजिए, मिल लिए आप, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो फिर जाके अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में 10 लोगों को 20 लोगों को बताता है। और आजकल तो फोटो भी दिखा सकता है ना, तो ये भी एक और एडवांटेज हो गई है। तो चलिए अब अगला हम लोग 5वें पे, मतलब देखिए प्रदीप जी और शांतनु जी कह रहे हैं कि एक टफ फाइट है 2 लोगों के बीच में, शरद पवार उद्धव ठाकरे, लेकिन यहाँ पर मनोज जी ने क्लियर कट 5वां नंबर जो है उद्धव जी को दे दिया है। चलिए तो अब आगे चलते हैं, नंबर 4 तो फिर तय हो गया, इसी से लगभग तय हो गया। अब दिलचस्प टॉप 3 आने वाले हैं, ठीक है। अब नंबर 3 पर कौन रहने वाला है? पहले आपसे शुरू करती हूँ। नंबर 3 पे मेरे हिसाब से स्ट्राइक रेट में बात करते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कांग्रेस ज्यादा, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो जी तो कांग्रेस तीसरे स्थान पे हो सकती है। यदि उसकी सीटें, क्योंकि ज्यादा सीटों पे लड़ाई है उनकी, और मुझे नहीं लग रहा चूंकि वो सीटें बढ़ेंगे तो उनमें और सिंधे में काफी टफ फाइट है। पर लेकिन कांग्रेस का तो अगर देखें सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा में, और सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट, सबसे अच्छा मतलब प्रदर्शन उनका रहा था। मतलब इसके बाद भी आप निराशा क्यों थे वहां के कार्यकर्ताओं में? क्यों पार्टी यहां से, मुझे नहीं लग रहा कि सेंट्रल कांग्रेस वहां चुनाव भी लड़ रही थी किसी तरह की रणनीति में। राहुल गांधी कहां थे, लोग खोज रहे थे। तो यदि इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद, एक हरियाणा चुनाव हारने के बाद ऐसा क्या हो गया था? ये आपको तो जाना चाहिए था ना, कैंपेनिंग संभालनी चाहिए थी, पूरी पार्टी को संभालनी चाहिए थी। वायनाड में बिजी थे ना। जहां भी है एक समस्या थी। वायनाड से सरकार तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप तीन गठबंधन में सबसे ज्यादा सीट लेके आते हैं, उसके बाद आप ऑलमोस्ट 100 सीट लड़ रहे हैं, 90 दोनों लड़ रहे हैं, तो आपने कुछ बार्गेन भी नहीं कर पाया, और फिर आपका नेता भी नहीं दिख रहा है वहां पे, गिनती की 5 रैली नहीं। ये भी ठीक है, लोकसभा में उनकी सीटें सबसे ज्यादा आई, ये सही है, लेकिन लगातार 4 चुनाव हारी है कांग्रेस। जिस महाराष्ट्र पर लगातार राज किया है कांग्रेस ने, पहले अकेले और फिर शरद पवार के साथ मिलकर 15 साल दोनों का गठबंधन जो है सत्ता में रहा। वहां आप लगातार 14 में दोनों चुनाव हारे, लोकसभा और विधानसभा, 19 में हारे। केवल 24 में आपको लोकसभा में फायदा मिला है, क्योंकि 2 पार्टियां टूट गई वो, और सारा ठीकरा लोगों ने फोड़ा बीजेपी के सर पे। ये जो पार्टियां टूटी उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, उसकी सजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में दी, उसका नुकसान हुआ बीजेपी को, लेकिन वो गुस्सा निकल चुका है लोकसभा चुनाव में। यानी कि जो मतलब एक गुस्सा जो था, मतलब आपने अपना वेंट आउट कर दिया है, स्टीम आउट हो चुका है, अब नए सिरे से मुद्दों पर वापस आ चुका है। और विधानसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव भी नहीं है, तो विधानसभा में मुद्दे ज्यादा स्थानीय हो जाते हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार की परफॉर्मेंस, प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, ये सब मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। तो कांग्रेस के लिए आपके नजर में क्या नंबर, कहां आके टिक जाएंगे? मतलब अगर नंबर 3 पे भी रहेंगे, कोई नंबर देना चाहेंगे आप? कितनी सीटें आ सकती हैं? मुझे लगता है कि जो उनको 2019 में मिली थी उसके आसपास रहेंगे। अच्छा, वो 44 सीटें मिली थी, मुझे लगता है कि 40 से 50 के बीच में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, उसमें विदर्भ का सबसे बड़ा रोल होगा शायद। इस बार काफी परफॉर्मेंस बीजेपी का विदर्भ में आप देखिएगा अच्छा रहा है। अच्छा रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। अगर विदर्भ में अच्छा रहेगा तो फिर तो बीजेपी। तो मैं तो कहा ना कि ये सारी चीजें, मैं यदि 170 तक लेकर जा रहा हूं एनडीए को, तो वो हाईएस्ट मेरा है सोच में। लेकिन हाँ, वहां अगर विदर्भ में आप खींच ले जाते हैं तो फिर तो आप मतलब एक तरह से कहें कि ये फिर तो आप जो आंकड़ा कह रहे हैं वो भी टच हो ही सकता है। लास्ट समय में किसी मुद्दे को आप माने या न माने, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा गया था कि भारत के संदर्भ में कहा गया था, इस पे प्रदीप जी और संदर्भ नहीं करेंगे, लेकिन जो कहा गया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वहां का जो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन मुझे दिखा है तो महाराष्ट्र ऐसा एक स्टेट है जहां पर दिखा है। और इस पूरे इलेक्शन को मुझसे पूछिएगा तो योगी आदित्यनाथ ने पूरे
सीन को ही बदल दिया। और ये आने के बाद पिछले 15-20 दिनों में जिस तरीके से महाराष्ट्र पोलराइजेशन हुआ, भयानक तरीके से हुआ, मतलब ऐसे हुआ कि भाई जो मेरी नाराजगी थी मैंने उसको भी साइड में रखा, साइड कर दिया। और सबसे ज्यादा इस नारे से किसी ने फायदा उठाया, मैं बीजेपी को नहीं कर रहा हूं, वो एकनाथ शिंदे को फायदा हुआ है और उस पे वो खेलते रहे एकनाथ शिंदे। हाँ। कभी भी उससे बीजेपी के कई नेताओं ने तो थोड़ा ऐसे कहते हैं ना कि किसी ने तोड़ा मरोड़ा, किसी ने थोड़ा नारायण मुलायम किया, किसी ने उस पर कंबल चढ़ाया, तो खिलाफ ही बोली, और उसने तो पूरा खुलाफत भी कर दी। उनको पता था कि हमारे जो वोटर हैं वो सिर्फ क्या कहिएगा, जो एक भोजपुरी में कहा जाता है खाटी हिंदू हैं, तो इसलिए मेरे लिए ये जो वर्ड निकला है ये मेरे लिए ये एकनाथ शिंदे के लिए तो चलता है क्योंकि उनका रीजन है ठाणे है, कोंकण है, तो वहां पर तो ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां एक तरह से शिवसेना का पुराना वो हिंदुत्व वाला बेल्ट रहा है। लेकिन विदर्भ में जाकर कटेंगे तो बटेंगे, काम करेगा जहाँ पे किसान है, कपास है, सोयाबीन है। देखिए एक चीज जान लीजिए, सिर्फ एक मुद्दे खाली किसानों पे आंदोलन पे लेके चलती तो हरियाणा में मैं फेल ही नहीं होता। यदि मेरे आंकड़े गड़बड़ हुए तो मैं उन्हीं किसान को देख रहा था जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे। हम लोगों ने तो समझने में कहीं ना कहीं गलतियां तो की ना। तो सिर्फ इसलिए कि कपास का अपने अनाउंसमेंट करने के लिए लोगों को यदि 1 रुपया, मैं चूंकि पत्रकारिता में रहा हुआ और जितना नौकरी किया नहीं उससे ज्यादा मैंने नौकरी खोजा, चूंकि आज नौकरी करता था 2 साल बाद निकाले जाते थे, फिर रिज्यूमे लेकर घूमते थे। लेकिन कुछ ऐसे हम लोगों के मित्र थे जो कंटिन्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों से कम सैलरी में रहते थे, लेकिन जब उनको कंटिन्यू सैलरी मिलते रहता था तो उनके पास एक फंड इकट्ठा होता था। हम लोग जो फंड लेकर आते थे बड़ा कमा कर, जो 1 साल में, वो फिर 1 साल उसको गंवा देते थे। तो इस चीज को समझिए, किसान को एक अच्छा माने वहां पे पैदावार हो जाए, उसकी कीमत मिल जाए, तो थोड़ा कम भी मिलता है तो संतुष्ट होता है कि चलो कम से कम मुझे ये सुविधा तो मिल रहा है, तो ये संतुष्टि थी वहां पे। तो कटेंगे नहीं, और कटेंगे और बटेंगे का एक उसका जो साइड इफेक्ट आप देखिए जो हरियाणा में हुआ, जाट डोमिनेंस के खिलाफ पोलराइजेशन, वो मराठा डोमिनेंस के खिलाफ पोलराइजेशन, आपको मतलब ओबीसी जो बीजेपी का कोर वोट रहा है हमेशा से, उसके मन में ये जो मराठा आंदोलन हुआ उसका डर है। तो इसलिए तो एक रहेंगे हम लोग तो हमारी ताकत बढ़ेगी और हम अपनी बात ज्यादा ताकतवर ढंग से रख पाएंगे। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कई स्तर पर काम कर रहा है ये नारा, बिल्कुल केवल धर्म पर ही नहीं काम कर रहा है, ये सामाजिक स्तर पर भी काम कर रहा है, ये स्थानीय स्तर पर भी काम कर रहा है। समझ गए, मतलब हिंदुओं के लिए नहीं है, मराठा वर्सेस जो पूरी फाइट है वहां पर एक अलग तरह की, उसके लिए भी काम कर रहा है। लोगों ने इसके अपने अपने वर्जन बना लिए हैं, बटेंगे जो कटेंगे। अभी ऑक्सफोर्ड में एक कुछ जेकेएलएफ के लोगों को बुला लिया, लोगों ने कहा एनआरआई साथ रहेंगे, मतलब जहां भी साथ रहने की बात आई वहां पे इस नारे को हुआ, सबने अपने अपने हिसाब से। एक तरह से विपक्ष ने और उलेमाओं ने इसको और फ्यूल करा, भाई वो फतवे जारी कर रहे हैं, नोमानी जी कह रहे हैं कि इनको वोट दो, उनको वोट दो। तो क्या होता था, ढकी छुपी तरह से होता था कि मस्जिद से ऐलान हो रहा है, अब तो बाकायदा पेपर लेके साइन करा के शर्त लगा के छोड़ दो, इतना रिजर्वेशन दे दो। तो मेरे ख्याल से उन्होंने भी कटोगे और बटोगे की पिच पे ही खेला है उन्होंने कि उलेमा का फतवा आ रहा है, नोमानी जी का फतवा आ रहा है, एसडीपीआई एएम साथ में आ रहे हैं, तो लोगों को दिखा ये जो ठीक कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं लोग, तो पर वो लोग तो साथ में आके वोट मांग रहे हैं। आपने इतना विजिबल कर दिया उसको बिल्कुल। और लेकिन शांतनु जी, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र का जो मुसलमान है ना वो मराठी पहले है, महाराष्ट्रियन पहले है और बाद में मुसलमान है। नहीं, वो तो कभी नहीं, ये तो नहीं, मैं तो जो सुन के आई वो आपको बता रही हूँ, कॉफी पर हम पूरी चकल्लस करते हैं। किसी की बात पर मत जाइए, हम लोगों की बात पर भी 93 का दंगा मुंबई का, ये हर मराठी जानता है, हर मराठी को पता है। उसके बाद वो ये बात नहीं कह सकता है। जो ये बात कह रहा है वो इसका मतलब या उसको जानकारी नहीं है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, स्ट्रेटजी के नाते आप कुछ भी कह सकते हैं। वो एक अभी फिल्म आई थी कोई, उसमें कोई पूछता है उससे, हीरो से, कि तुम्हें डर नहीं लगता? तो कहता है 2 ही लोगों को डर नहीं लगता, एक जो झूठ बोल रहा हो और दूसरा जो गोरखा हो। बाकी सबको डर लगता है। मानिक शाह ने कहा था। हाँ, तो चलिए अब 3 नंबर पे हम कांग्रेस को रख दें या शिंदे? स्ट्राइक रेट के हिसाब से हम कह रहे हैं कि देखिए ये भी देखना होगा ना, सीटें किसने ज्यादा लड़ी है, तो नंबर वहां पे करीब 100 सीट कांग्रेस लड़ रही है और शिंदे कितनी 80 सीट लड़ रही है। 80 ऐसे लड़ रहे हैं, 4 या 5 और ऐसे निकाल के तो 85 सीट। तो यहाँ तो शायद दोनों तरह से रखा जा सकता है नंबर, और उसमें तो 3 पे रख दे, सहमति बनती है आप लोगों की? फाइनल एकदम
3 पे। हाँ, बड़ा क्लोज होगा, क्लोज होगा। जैसे वहाँ पे 4 और 5 में है, वहाँ पर इस तरह से यहाँ पर नंबर बराबर हो सकता है क्योंकि वो सीट ज्यादा लड़ रहे हैं, इसलिए बराबर आप 2-3 का इसमें ले सकती हैं। तो जैसे 2 और 3 का फाइनल करेंगे कि कौन किस नंबर पे है, तो ऑटोमेटिक 3 और 4 में लड़ाई हो जाएगी। तो ये जान लीजिए, उसी हिसाब से सीट आप दे सकते हैं। तो चलिए फिर अगर 3 फाइनल हो गया तो 2 भी हो ही गया है साथ में। तो नंबर 1 की कुर्सी पे आप लोग बीजेपी को बचाएंगे, कोई डाउट, किसी को डाउट नहीं। सीटें भी वो बाय फार बहुत बड़ी लड़ रहे हैं और उनकी प्रेजेंस भी ज्यादा है, कैंपेन भी सीधा है, नेता भी पता है उनका, बिल्कुल क्लैरिटी है। और देखिए एक बात बोलिए, देखिए शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में कभी किसको मन में पता है सबको, लेकिन चीफ मिनिस्टर की एक बात भी पब्लिकली नहीं बोली किसी कि मैं बनूंगा नहीं। देखिए अपने करीबियों के जरिए तो कहलवाई गई थी, वो अलग बात है। अब आप ऐसे ना करिए, इतना भी पाक साफ नहीं होता है। पब्लिकली बोलना और अंदर चलना, अंदर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में कोई ऐसा नेता, कोई पार्टी नहीं हो सकती मंत्री मुख्यमंत्री जहां आपस में ये सब न चलता हो। और ये बड़ी स्वाभाविक बात है राजनीति में। जो कहता है कि ऐसा नहीं होता हमारी पार्टी में या हमारे नेता के साथ, वो गलत बोल रहा है। तो कहने के लिए कहना पड़ता है। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से आप बोल देते हैं तो फिर उसका डायमेंशन बदल जाता है। तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने एक भी बयान सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ नहीं दिया, सीधे भी और इनडायरेक्टली, बल्कि बड़े आदर से एक दूसरे का नाम लिया, बड़े सम्मान से दूसरे का नाम। अरे देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी करनी होगी कि आप देखिए नंबर 1 होके आप बाहर चले जाइए, ठीक है, लेकिन नंबर 1 होने के बाद अब नंबर 2 में रहिए, वो ज्यादा मुश्किल होता है। बिरला एग्जाम्पल होगा पूरे भारत में मेरे ख्याल से, ये बिरला एग्जाम्पल होगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में आप देखिए जो 6 पार्टियां हैं उसमें अकेले देवेंद्र फडणवीस है जो 5 साल अपना मुख्यमंत्री का निर्वाचित कार्यकाल पूरा करके और फिर से अलायंस को जिता कर लाए, दोबारा मैंडेट लेकर आए, उसके बाद नंबर 2 बनने को तैयार हो गए। और बड़ी शांतिपूर्वक उन्होंने शासन किया है, काफी सपोर्ट किया है शिंदे को। बाहर कुछ चीजें दिख रही थी पार्टी स्तर पे कि शायद उनके आपस में लड़ाई है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं देवेंद्र फडणवीस की भी तारीफ करूंगा और शिंदे की भी तारीफ करता हूँ कि शिंदे को जब भी लगा कि देवेंद्र फडणवीस इस तरह का नाराजगी व्यक्त करें, वो जाकर मिलते थे और उनसे बात करते थे कि किन मुद्दों पे देखिए अजीत पवार कम से कम 10 खबरें, मतलब मिनिमम 10 आई होंगी कि वो कैबिनेट में नहीं गए, दूसरी जगह चले गए, बैठक में नहीं गए, किसी रैली में नहीं गए, इस तरह का काम जो है कभी जो है इन दोनों के बीच में नहीं हुआ। नहीं तो वो तो कहते भी हैं कि भाई इनसे नेचुरल लाइंस नहीं है, स्ट्रैटेजिक है। हाँ, ये अजीत पवार हाँ, वो लोग कहते भी नहीं कि हमारे दिल नहीं भाई, गुणा तो कहते मजबूरी का गुणा गणित मिलता है। अब एक फाइनल नंबर तो हमने जब दे दिया है तो उसमें आरएसएस की भूमिका की भी बात कर लें, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बीजेपी अगर की वाकई में जो नंबर्स आप कह रहे हैं उसको ला पाती है 23 तारीख को, तो उसमें सबसे बड़ा रोल आरएसएस की माइक्रो मैनेजमेंट का होगा। ऐसा आज जब हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने ग्राउंड पे रिपोर्टर्स से, स्ट्रिंगर्स से, तब पता चला। आपने देखा होगा जैसी 4 जून के नतीजे आए उसके बाद जो सबसे ज्यादा बैठकें हुई वो भाजपा की नहीं, वो आरएसएस की बैठकें हुई। वो हमने न्यूज में डिबेट करा कि मोहन भागवत जी आज यहाँ गए, आज मुख्यमंत्री से मिले, इसकी इंपॉर्टेंस देखनी पड़ेगी। हाँ जी, आरएसएस का गठन महाराष्ट्र से, नागपुर से हुआ, अगले साल 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस को। उस समय बीजेपी की सरकार वहां स्टेट में ना हो, ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा आरएसएस के लिए। इसलिए उनका स्टेक और ज्यादा हाई है बीजेपी की भी तुलना में। बीजेपी के लिए तो सरकार रहेगी कि जाएगी केवल इतना ही है, उनके लिए स्टेक्स बड़े हाई हैं। और दूसरी बात देखिए, बीजेपी और आरएसएस की जो कार्यशैली है उसमें बड़ा फर्क जो है, जो इम्पैक्ट पड़ता है, आरएसएस के पास जो कैडर है वो वोटर को घर से निकालकर बूथ तक ले जाने का काम वो करता है।